हेलो बच्चों, आप लोगों का गुरुकुल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 के मैथ्स में क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या हम लोगों को जो है इस सेशन में 2023 से 2024 वाले सेशन में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हटाया गया है, इन सब बातों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जो है जो 10 का मैथ का सिलेबस होता है, इसमें जानते हैं कि जो क्लास 10 तक होता है वह इसमें 30 नंबर जो है प्रैक्टिकल में मिलते हैं। 30 नंबर क्या मिलते हैं? प्रैक्टिकल में। और 70 नंबर जो होता है रिटेन एग्ज़ाम में आता है, रिटेन एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो इसमें जो है देखिए, इसमें क्या होता है कि 70 अंक की लिखित परीक्षा होती है और 30 अंक का जो है प्रोजेक्ट कार्य दिया जाता है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट कार्य होता है। अगर पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो पासिंग मार्क जो है न्यूनतम 23 है, और उसमें बात किया जाए प्रोजेक्ट वाले में पासिंग मार्क तो न्यूनतम अंक 10 नंबर है, ठीक है। न्यूनतम अंक 10 नंबर है, मतलब कुल जो है 33 नंबर में आपको पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। टोटल जो है आपको 100 में से 33 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए, ठीक है। देखिए, आपका 70 का तो रिटेन होता है, प्लस 30 का जो है वायवीय होता है, प्रोजेक्ट वर्क होता है, कुल मिला के 100। अब इसमें से जो है आपको 30 मार्क्स चाहिए, तभी आप जाकर जो है उत्तीर्ण माने जाएंगे। तो इसमें देखिए हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो इसमें 5-6 यूनिट पढ़ना है। देखिए, पहला जो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से कितने अंक हमारे आएंगे? 5 अंक आएंगे। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से, संख्या पद्धति में जो है हमको पढ़ना रहता है। फिर जो है बीजगणित, बीजगणित से आपके देखिए 18 नंबर आएंगे, 18 नंबर आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जो है 5 नंबर आएंगे, 5 नंबर। और ज्योमेट्री से जो है 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ज्योमेट्री में क्या होता है कि सर्किल है, आपका सर्किल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल जो है मैंने डिस्कस कुछ किया है इसमें, जितने भी थ्योरम्स हैं। अब इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में से जो है आप लोग का 12 नंबर आता है। ट्रिग्नोमेट्री में कितने नंबर आते हैं? तो 12 नंबर आते हैं। इसके बाद मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आपको पढ़ना है क्यूब, क्यूबॉइड, उसके बाद से जो है सिलेंडर, कोन पढ़ना है। तो इसमें कुल मिला के आपको 10 नंबर के आते हैं। और सांख्यिकी तथा प्रायिकता, सांख्यिकी जो है स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, इन दोनों में जो है आपको 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे इस बार 2023-24 में। तो टोटल आपके कितने नंबर हुए रिटेन एग्ज़ाम के? तो 70 नंबर के हुए रिटेन एग्ज़ाम, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे बात करते हैं, एक एक चैप्टर की एक एक हेडिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज़ में। देखिए, सबसे पहले हमने बताया था कि क्या आएगा आपका, सबसे पहले जो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में क्या है, पहला देखिए ये नंबर सिस्टम हम आपको बताए थे कितने नंबर के रहेंगे? 5 अंक के रहेंगे। तो बेसिकली आप लोगों को जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ये नहीं कि जितना सब कुछ दिया है उसी में पढ़ते रहें, पढ़ने के खूब पढ़ते रहें लेकिन कुछ उसका मतलब ना हो तो कोई वो नहीं है, अच्छा मार्क्स नहीं आएगा। तो आप जो है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो इसका कुछ मतलब होगा। जैसे देखिए, नंबर सिस्टम क्या है, तो पहला जो है रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। वास्तविक संख्या में जो है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय हो गया उदाहरण सहित। उसके बाद जो है √2, √3, √5 ऐसी जो अपरिमेय संख्याएं हैं, तो इनके अपरिमेय संख्याओं के बारे में कुछ जानना, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन करना। जैसे दे दिया है कि √3 दे दिया, बोल दिया कि ये अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो ये सब जो है इसमें पढ़ना है, ठीक है ना। इससे पहले वाला था यूक्लिड का प्रमेय, यूक्लिड का विभाजन प्रमेय, ठीक है। यूक्लिड का विभाजन प्रमेय, जिसको अब नहीं पढ़ना है, इस बार के सिलेबस से हटा दिया है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे बीजगणित वाले सेक्शन में। तो बीजगणित में ज़्यादा आप लोगों को फोकस करना है। बीजगणित देखिए आपका 18 नंबर का आता है। बीजगणित कितने नंबर का है? तो 18 नंबर का है। इसमें देखिए बीजगणित में क्या है कि पहला पोलिनोमियल बहुपद पढ़ना है। बहुपद के शून्य क्या हो, शून्य का मतलब इसका सलूशन क्या होता है, हल होता है, उसी को शून्यक बोलते हैं, ठीक है ना।
आगे हो गया द्विघात बहुपदों के गुणांक एवं शून्यकों के मध्य संबंध। द्विघात बहुपद जैसे ax² प्लस bx प्लस c, तो ये इस प्रकार का जो इक्वेशन बनता है इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। और इसमें जो है इसके शून्य कितना होगा, शून्य का मतलब कि x² यानी x का जो है 2 वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो ये द्विघात बहुपद के शून्य हो गए और इनके मध्य संबंध, ठीक ना। तो बीजगणित में से जो है आप लोगों को 18 नंबर का आता है। बीजगणित का दूसरा पार्ट है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले जैसे मान लीजिए कि एक x प्लस वाई दे दिया बराबर 4 और दूसरा x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। तो इसमें 2 चर है, एक x है एक y है, ठीक है ना। तो 2 चर हैं तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन भी चाहिए। तो ऐसे जो इक्वेशन होते हैं इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। वो भी 2 वेरिएबल में इसको बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके बाद इसको सॉल्व करने की 2 विधि होती है, 2 विधि नहीं 3 विधि। जैसे कि एक वज्र गुणन होता है, इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। हम लोगों को केवल 2 विधि के बारे में पढ़ना है, एक प्रतिस्थापन विधि और दूसरा विलोपन विधि। इन 2 विधि के बारे में 2 विधि से हम लोगों को जो है लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है इन 2 वेरिएबल, 2 चर के रूप में, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं द्विघात समीकरण की। ये भी क्या है, बीजगणित में ही आता है। द्विघात समीकरण किसमें आता है, तो बीजगणित वाले सेक्शन में ही आता है द्विघात समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण में क्या है कि इसका मानक द्विघात इक्वेशन क्या होता है। द्विघात समीकरणों का द्विघात सूत्रों द्वारा सॉल्यूशन जो है इसका केवल वास्तविक मूल के लिए, ठीक है। उसके बाद गुणनखंड द्वारा हल निकालना और सूत्र द्वारा हल निकालना, ठीक है ना। देखिए गुणनखंड द्वारा सूत्र क्या होता है, जैसे आपको दे दिया ax² प्लस bx प्लस c, तो आप क्या करते हैं कि a इंटू सी का गुणा करते हैं और इसका ऐसा फैक्टर करते हैं कि b के बराबर आए, ठीक है। b के बराबर आए, उसको ऐड या जोड़ने या घटाने पर, ठीक ना। तो एक तो ये हो गया गुणनखंड द्वारा, दूसरा होता है सूत्र द्वारा हल। सूत्र द्वारा जो होता है द्विघात समीकरण का क्या होता है, तो होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये इसके द्वारा हल करना, ठीक है ना। उसके बाद द्विघात समीकरण का विविधकर निकालना। विविधकर क्या होता है, तो विविधकर होता है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब मूल वास्तविक और समान हो तब ये कंडीशन फाइंड होती है, विविधकर इसे बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसके 3 तरीके होते हैं, जब 0 से बड़ा हो, छोटा हो, बराबर हो, तो ये सब जो है हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है मूलों की प्रकृति कैसी है, उसके बीच संबंध क्या है, ठीक ना। मूलों की प्रकृति, उसके बीच संबंध। इसके बाद है द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग और इस पर आधारित इबारती प्रश्न आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला है ये भी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है कि समांतर श्रेणी में जो है कोई भी सीरीज हम लिख दिए 2 4 6 8 10 ऐसे डॉट डॉट डॉट, तो कॉमन डिफरेंस है सब में जो है अगर सेम आए तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है ना। तो समांतर श्रेणी में जो है n वें पद की व्युत्पत्ति, समांतर श्रेणी के n पदों का योग या सामान्य जीवन पर जो है इस जीवन पर आधारित प्रश्नों का हल करना और इसका अनुप्रयोग करना। तो पहले nवां पद ज्ञात करना, n पदों का योग निकालना, उसके बाद इस पर इबारती क्वेश्चन। तो इतना। तो आप लोगों को जो बीजगणित में क्या पढ़ना है, तो पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है, समांतर श्रेणी पढ़ना है, उसके बाद से द्विघात बहुपद पढ़ना है, ठीक है ना। तो इतना चीज़ मिलके आप लोगों का जो है 18 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर इसमें से आएंगे। आगे यूनिट 3 पर आते हैं। तो यूनिट 3 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति, तो इसमें केवल 2D के बारे में डिस्कस करना है। 2D मतलब कि 2 डायमेंशनल में जो कोऑर्डिनेट बनते हैं। तो इसमें देखिए रेखा, द्विदिमी, निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, फिर रैखिक समीकरणों के ग्राफ, रैखिक समीकरण जो होता है उसके ग्राफ हो गए, डिस्टेंस का फार्मूला हो गया, विभाजन का फार्मूला हो गया, वो भी विभाजन में केवल आंतरिक विभाजन पढ़ना है। आंतरिक विभाजन जैसे x और y इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, ये आंतरिक विभाजन के लिए होता है। बाह्य विभाजन में जो है यहाँ पर माइनस हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग
आएंगे इकाई नंबर 4 पे। 4 जो है जियोमेट्री है, तो ये जो है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और केवल जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री 5 अंक की है, जियोमेट्री कितने की रहेगी, तो ये 10 नंबर की जियोमेट्री रहेगी। आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 10 नंबर की जियोमेट्री में क्या होगा, इसमें देखिए समरूप त्रिभुजों के परिभाषा, उदाहरण सहित प्रति उदाहरण, ठीक है ना। समरूप त्रिभुज के बारे में ऑलरेडी हमने कई सेशन कर चुके हैं, तो आप लोग इस सेशन को जाकर देखिए और उसमें जो है हमने इसके बारे में अच्छे से समझाया है। और ये देखिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आने वाला है। इसमें देखिए पहला तो बताया कि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसको जो है बहुत अच्छे से डिटेल में हमने अपने वीडियो में, पिछली वीडियो में बताया, आप लोग जाकर वहाँ इसे देख सकते हैं। केवल क्लास 10th के बच्चों के लिए ये सिलेबस का डिस्कशन किया जा रहा है, उनका मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए अब दूसरा जो बताया कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। जैसे कोई त्रिभुज है तो इसकी 2 भुजाओं को अगर समान अनुपात में, यह 1 है तो यह भी 1 है, तो ये जो रेखा है विभाजित के वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है। फिर अगला आता है यदि 2 त्रिभुजों के संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और अंतरित कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। यानी कि कोई एक कोण जो है बराबर हो और एक भुजा जो है अनुपातिक हो तो क्या होता है, त्रिभुज जो होते हैं समरूप होते हैं, ठीक है ना, त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसको भी मैंने पढ़ा चुका है। अब जो है अगला, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं। नेक्स्ट है कि यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, अनुपातिक हो तो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल आप लोगों को जो है 5 थियरम दिया है, 5 थियरम दिया है, ठीक है ना। लेकिन हमने अपने पिछली वीडियो में जो है पुरानी किताब के अनुसार 8 थियरम का डिस्कस किया है, जिसमें से आप लोगों को जो है केवल 5 आएगा, ठीक है ना। इसमें से 5 जो है इस बार पढ़ना है, ठीक है ना, इस बार सिलेबस में। अब आगे हम लोग चलते हैं तो वृत्त की तरफ। तो वृत्त में क्या है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु, 2 ही चीज़ पढ़ना है वृत्त में, ठीक है ना, स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। स्पर्श रेखा देखिए, स्पर्श बिंदु यह है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। यानी कोई वृत्त है, यहाँ से अगर इस पर स्पर्श रेखा ये वाला हमने खींच दिया तो सेंटर से जब इस पर रेडियस खींचेंगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। अब आगे है कि किसी बाह्य बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि ये कोई त्रिभुज वृत्त है तो बाह्य बिंदु यही है, तो यहीं से 2 खींची गई स्पर्श रेखाएं अगर हैं तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना, दोनों की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो ये चीज़ हमको पढ़ना है। इसके बाद से जो है आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों, क्योंकि ये जो है आपका 12 नंबर का आने वाला है, ठीक है ना, 12 नंबर का इसमें से आने वाला है। त्रिकोणमिति में देखिए समकोण त्रिभुज, त्रिकोणमिति में जो है जितने भी इक्वेशन लगेंगे वह जो है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लगते हैं, यानी समकोण त्रिभुज पर ही होते हैं, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के त्रिकोणमिति अनुपात, इसमें पढ़ना केवल रहता है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच ही हमको पढ़ना है। इसके बीच जितने त्रिकोणमिति अनुपातों के मान हैं उनके बीच जो है संबंध स्थापित करना है, संबंध पढ़ना है, ठीक है। आगे होता है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण 3 होती हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 प्लस क्या होता है, 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा होता है ना,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, इतना होता है। तो इसमें देखिए 3 सर्वसमीका होती है और तीनों सर्वसमीकाओं को हमको पढ़ना है, ठीक है ना। आगे लिखा है कि सर्वसमीका जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग करना, ठीक है ना। इसको स्थापित करना मतलब ये होता है तो क्यों होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमको पढ़ना है, ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई दूरी में जो होता है एक उन्नयन कोण होता है, दूसरा अवनमन कोण होता है। उन्नयन कोण क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ से कोई खड़ा व्यक्ति है, ऊंचाई पर देख रहा है, तो यहाँ से जो एंगल बनेगा उन्नयन कोण होगा। और अवनमन कोण क्या होता है कि ऊपर से कोई बच्ची नीचे की तरफ देख रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा अवनमन कोण होता है, ठीक है ना। तो इस पर आधारित जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 2 समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। ये जो प्रश्न होगा इसमें केवल 2 समकोण त्रिभुज बनने चाहिए, इससे अधिक नहीं होने चाहिए। और उन्नमन अवनमन कोण क्या होने चाहिए, केवल 30, 45 और 60 के ही होने चाहिए। जो उन्नयन और अवनमन कोण हैं वो 30, 45 और 60 के होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो त्रिकोणमिति है ये आप लोगों का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको तैयार कर लिए तो 12 नंबर आपके यहाँ से आने हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन में देखिए आप लोगों का 10 नंबर आने वाला है। तो ऐसे ही यहाँ पर मेंसुरेशन में हमको पढ़ना है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अगर गोला है तो उसका क्षेत्रफल पढ़ना है, ठीक है ना। तो वृत्त से संबंधित जितने भी चित्र बनेंगे या जितने भी आकृतियाँ बनेंगी उनका जो है एरियाज हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है ना। वृत्त के त्रिज्य खंड तथा वृत्त खंड के क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इतना चीज़ पढ़ना है। देखिए दिया है कि निम्नांकित में किन्हीं 2 द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय, बेलन, शंकु, मिश्रित प्रश्न, ये सब चीज़ हमको पढ़ना है, ठीक है ना। 2 भिन्न तरह के ठोस का संयोजन से संबंधित प्रश्न, 2 भिन्न तरह से संबंधित प्रश्न होने चाहिए, ठीक है ना। और लिखा है कि इससे अधिक नहीं होने चाहिए। गोला होना चाहिए, लंबवृत्तीय, बेलन और शंकु होने चाहिए, ठीक है। और 2 भिन्न तरह के संयोजन होने चाहिए, इससे अधिक नहीं होने चाहिए इसमें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 7वां यूनिट जो है सांख्यिकी या प्रोबेबिलिटी है, सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। सांख्यिकी ये वाला भी 10 नंबर का, ये बहुत छोटे चैप्टर हैं दोनों, अगर इसको आप लोग पढ़ लिए 10 नंबर आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सांख्यिकी में क्या होता है कि सांख्यिकी दिया है कि वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निकालना है, माध्यिका निकालना है, बहुलक निकालना है, ठीक ना। मीन, मीडियन और मोड आप लोगों को केवल 3 ही पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स में केवल 3 ही पढ़ना है। उसके बाद आते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में क्या आता है कि सैद्धांतिक परिभाषा देनी है और एकल घटना पर आधारित केवल नॉर्मल प्रश्न। नॉर्मल प्रश्न मतलब कि एक सिक्के को जो है एक बार उछाला गया तो हेड आने की पॉसिबिलिटी बताइए, तो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो एकदम जो है नॉर्मल इक्वेशन पूछेगा, ठीक है। तो ये जो है 10 नंबर के आप लोगों का यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है 7 यूनिट टोटल आप लोगों को मैथ्स में पढ़नी है, जो बहुत आराम से आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्रोजेक्ट वर्क पे। प्रोजेक्ट वर्क आप लोगों को पता है कि 30 नंबर का आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क होता है, ठीक है ना। तो लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2023-24 हेतु जो है आंतरिक मूल्यांकन कैसे होगा। देखिए क्या होता है कि फर्स्ट आंतरिक मूल्यांकन जो है एक परीक्षा होगी और दूसरा प्रोजेक्ट होगा, ये अगस्त माह में, ठीक है ना। एक जो है परीक्षा और प्रोजेक्ट, और दोनों के आधार पर जो है आपको 5-5 अंक दिए जाने हैं। दोनों के आधार पर गिनने तो 5-5 अंक दिए जाने हैं, और इसका जो प्रोजेक्ट अगस्त माह में होता है, ठीक है ना। आगे जो दिया है इस पर कि प्रोजेक्ट कराने, उसके बाद भारत का परंपरागत गणित ज्ञान नामक पुस्तक से तैयार कराएं। तो जो भी आप लोगों का स्कूल डिसाइड करेगा उस हिसाब से जो है आप लोगों को इसमें कराया जाएगा। यहाँ पर बस यहाँ से आप लोगों को ये मतलब है कि 5-5 अंक इसमें से दिए जाएंगे। ये 5 अंक तो परीक्षा पे दिया जाएगा
और 5 अंक प्रोजेक्ट पे दिया जाएगा, ठीक है ना। अब द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन में क्या होता है कि इसमें भी वही हाल है, यहाँ परीक्षा पर 5 अंक दिया जाएगा, प्रोजेक्ट पर 5 अंक दिया जाएगा, उसको क्या किया जाएगा दिसंबर माह में कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है 4 मासिक परीक्षाएँ, ठीक है ना, 4 मासिक परीक्षाएँ, ठीक है। ये वाला दोनों चीज़ जो है 2 परीक्षाओं को कराने पर आप लोगों को कितना मिलेगा 10 अंक मिलेगा, ठीक है ना, 10 अंक इंटरनल मिलेंगे। उसके बाद 4 मासिक परीक्षाएं। प्रथम मासिक परीक्षा क्या होती है कि MCQ टाइप होती है और इसको मई माह में कराया जाता है, जो अब तक आप लोगों का हो चुका होगा, ठीक है ना। दूसरा जो मासिक परीक्षा है यह वर्णात्मक प्रश्नों के आधार पर कराई जाती है, इसको जुलाई माह में आप लोगों को कराया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि तृतीय मासिक परीक्षा। तृतीय मासिक परीक्षा MCQ के आधार पर नवंबर में, फिर चतुर्थ मासिक परीक्षा जो है यह क्वेश्चन बेस्ड रहेगी, दिसंबर माह में होगी, ठीक है। चारों मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांक कितने होंगे 10 अंक के होंगे, यानी 5 और 5 परीक्षा और प्रोजेक्ट उधर था, फिर परीक्षा और प्रोजेक्ट था, यानी 5-5 कुल मिला के जो ये था 10 नंबर का और 10 नंबर का यहाँ था, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 10 नंबर नहीं, ये 20 नंबर का था, ठीक ना। 20 नंबर का ये था और 10 नंबर का ये, कुल आपके 30 नंबर यहाँ होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद लिखा है कि नोट में कि निम्नलिखित बिंदु 1 से 11 तक कोई 2 प्रोजेक्ट प्रत्येक छात्र से तैयार कराए हैं तथा एक प्रोजेक्ट से बिंदु 12 से अनिवार्य रूप से तैयार कराएं, ठीक है। अध्यापक विषय से संबंधित अन्य प्रोजेक्ट अपने स्तर से भी दे सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक जो भी लिपा पोता दिया है एकदम यही है। जो आप लोगों के टीचर होंगे वह अपने हिसाब से जो है आप लोगों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को जो है। अब इसके बाद से जो है यही प्रोजेक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ कि आप लोगों का जो है टोटल मार्क्स मैथ में होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन नंबर्स का होता है मैथ। इसमें से क्या होता है कि रिटेन में क्या होता है कि आप लोगों को 70 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद प्रोजेक्ट से आप लोगों को 30 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो रिटेन वाला तो आप लोग खुद अपने से कर सकते हैं, जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके। और प्रोजेक्ट में जो है अपना बिहेवियरल एग्ज़ाम जो होते हैं, जो यहाँ पर से आप लोगों को स्कूल से मिल देंगे, ठीक है ना। तो इस 30 नंबर में बताया था हमने कि 5 नंबर का प्रोजेक्ट होगा अगस्त माह में, और 5 नंबर का जो है लिखित होगा, ठीक है ना, रिटेन। यहाँ से 10 नंबर फिर मिल जाएंगे आपको। और फिर जो है दिसंबर माह में 5-5 होगा, एक प्रोजेक्ट होगा, एक रिटेन होगा, तो यहाँ से 10 नंबर मिल जाएंगे। और जो है 10 नंबर के 4 मासिक परीक्षाएं होती हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से 10 नंबर यानी टोटल 30 नंबर आपसे यहाँ से मिल जाएंगे। तो पूरा 100 नंबर्स के आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने परीक्षा की तैयारी कीजिए। जब तक समय तब तक जो है एक्स्ट्रा चीज़ जानने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जैसे आपकी परीक्षा नज़दीक आए तो उस समय क्या करें कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ें, ठीक है ना। सिलेबस पढ़ें, जिससे आप लोगों को जो है बहुत कम समय में जो है आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें, ठीक है ना। और उसका रिवीजन करते हुए, तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।